वाले या कोई छोटे प्रेशर कुकर वगैरह लेके आते हैं। आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है या वो ही लोग आपके सुपरवाइज़र होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो यहाँ पे न्यू कमर्स आते हैं, चाहे वो पीआर पे आते हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे या स्टूडेंट वीज़ाज़ पे, उनके मतलब यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पता ही नहीं होती कि यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कनाडा में। सो वो आज शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे न्यू कमर्स आते हैं उनको जो नहीं पता होती है वो है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स नाम की चीज़। अगर आप न्यू कमर आ रहे हो, ज़रूर गूगल कीजिए एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स कनाडा या आप जिस प्रोविंस में रहते हो, ताकि आपको पता लग सके कि एटलीस्ट वहाँ के एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितने घंटे हैं, कितने घंटों के बाद आपको ओवर टाइम मिलता है या आपकी जॉब में ओवर टाइम किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे लोगों को नहीं पता होती है वो होता है कि कई बार आप दूसरे कंट्री से आते हो या कल्चर से आते हो जहाँ पे आप कोई काम आपको दिया गया है, आप उसको करने से मना नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ होती है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से या मतलब कोई आपका अगर आपको लगता है कि ये काम अनसेफ़ है तो आपके पास में काम मना करने का रिफ्यूज़ल का राइट होता है। हालांकि बहुत कम लोग उसको एक्सरसाइज करते हैं या बहुत कम लोग होता है कि उस चीज़ को समझते ही हों ताकि वो एक्सरसाइज कर सकें। सो वो एक चीज़ होती है कि मतलब यहाँ पे कई लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप किसी काम को देख के कि आपको अगर लग रहा है कि अनसेफ है तो आप अपने एम्प्लॉयर से उसकी सपोर्ट मांग सकते हो, उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो या इन दी एंड आप उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हो। दोस्तों, एम्प्लॉय राइट्स की बात कर रहा हूँ तो कई बारी जब यहाँ पे लोग नए होते हैं ना, तो वो अपने कोई दोस्त से, अपने कोई दूर दराज के रिश्तेदार से कहीं ना कहीं काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और होता ही है कि कई बार उनको काम दिलवाने में वो लोग हेल्प कर भी देते हैं, लेकिन कई बार एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है या वो ही लोग आपके सुपरवाइज़र होते हैं या कहीं पर आपकी जान पहचान से आपको काम मिला होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई काम नहीं पसंद कर रहे हो या आपको लगता है कि यार मैं छोड़ के आगे तरक्की कर सकता हूँ, तो लोग ना हिचकिचाते हैं, चाहे वो अफ्रीका के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं। क्योंकि बैक होम इंडिया में या पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, तो वो कहते हैं यार मेरे बारे में मतलब ये बात फैलेगी कि भी मैं इसने मेरी हेल्प की थी और उसके आगे मैं तरक्की करने के लिए इसकी बात नहीं मान रहा। कई बार एज का भी होता है, जैसे हमारे कल्चर में जो आपसे उम्र में बड़ा होता है यूजुअली उसको एक आदमी इज़्ज़त देता है, उसका कहना मानता है। तो कई बार उस चीज़ का ना लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनली तरक्की करना चाहते हो तो कई बार आप अपने राइट्स के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्या ठीक है क्या नहीं है, उस हिसाब से काम कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो अगर आपको कहीं पे काम मिल रहा है और अच्छी पोजीशन मिल रही है या फिर भी अगर अच्छी पोजीशन के मुकाबले आप थोड़ा सा एक स्टेप या दो स्टेप नीचे भी काम शुरू करते हो, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका जो कोवर्कर हो कोई चीनी हो, या हो सकता है कोई आपका कोवर्कर हो जो मैक्सिकन हो, या हो सकता है कोई आपका जो कोवर्कर है वो यूक्रेनियन ओरिजिन का हो या इटालियन ओरिजिन का हो। तो यहाँ पर एक वो चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है कि जैसे इंडिया में होता है कि हम पंजाबी लोग कई बार यूपी वालों के साथ काम करते हैं या दिल्ली राजस्थान के लोग साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सिमिलर है कि आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लगभग हर वर्क प्लेस में। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कोई न्यू कमर आता है वो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को ना ज़रूर अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंड करने का मतलब होता है कि एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामेटिकली आप लिखते अच्छा हो, पढ़ते अच्छा हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप बोलते हो तो बोलने में, चाहे वो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी एक्सेंट थोड़ी सी अलग है। जो अफ्रीकी लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े काबिल लोग देखे हैं मैंने, लेकिन उनकी एक्सेंट थोड़ी अलग होती है। या कई बार आपको चीन के लोग मिलते हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनकी इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, मान लीजिए मार्केटिंग में, या मान लीजिए आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपकी कस्टमर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, या बिज़नेस टू बिज़नेस आपकी सप्लायर्स के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सो मेक श्योर अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि आपके लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या इन पर्सन मीटिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर ज़रूर काम करके आइए। इस वजह से कई बारी ना जब आदमी नया होता है उसके हाथ में काफ़ी निराशा लगती है, क्योंकि वो कहता है यार मेरे पास एक्सपीरियंस भी है
और मतलब मैं कहीं पे मैनेजर था या कहीं पे कुछ मीडिया हैंडल कर रहा था, स्टिल मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि वो कभी सामने दिखता नहीं है। बट होता है कि वो उस आदमी को प्रेफर करते हैं जिसकी इंग्लिश जो है, स्पीकिंग स्किल्स यहाँ से कैनेडियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से काफ़ी हद तक मैच करती हों। न्यू कमर्स को एक चीज़ और यहाँ पे नहीं पता होती कनाडा के बारे में, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मतलब आपकी सोशल नेटवर्किंग काम आती है इन फाइंडिंग हाई पेइंग गुड जॉब, या मतलब कोई स्किल जॉब आप सीखना चाहते हो, लर्निंग के स्किल्स में भी अगर आप किसी के साथ अप्रेंटिस काम करना चाहते हो तो तब भी आपकी सोशल नेटवर्किंग, यहाँ पे जो भी नया आता है उसके एस्टैब्लिश्ड सोशल नेटवर्क्स नहीं होते हैं। सो वो एक थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज होता है। या फिर कई जॉब्स ऐसी होती हैं जो मतलब आदमी सिर्फ अपने सर्कल में ही ढूंढता है, इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द मीडिया कि भी ऑनलाइन कोई जॉब आपको नहीं दिखेगी, हो सकता है अखबारों में कोई जॉब ना दिखे या कहीं पे पोस्टेड ना हो कैंपस वगैरह पे, बट वो सिर्फ अपने सर्कल में ही मिलती है, क्योंकि वो कोई भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहे होते हैं टू वर्क इन अ फैमिली बिजनेस या टू वर्क इन अ फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ एक दूसरे को जानते हों एंड दे कैन काउंट ऑन ईच अदर। यहाँ जो भी न्यू कमर आता है उनको कई बारी हैरानी होती है कि कनाडा में लगभग हर छोटे मोटे काम के लिए आपको सर्टिफिकेशन या उसको रेगुलेटेड प्रोफेशन कह देते हैं ना, कि भाई मतलब सरकार की आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है और आप उनकी ओवरसाइट भी होती है कि आप काम कैसा कर रहे हो। तो चाहे यहाँ पर कोई भी काम है, चाहे वो मतलब बाल काटने का है, यहाँ तक कि इवन जो आप किचन में कई बार काम करते हैं उनके फूड सेफ के लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल एक्सपीरियंस। आप उस तरह का, आप सोचो कि यार मैं तो कुक नहीं बनना चाहता, मैं तो शेफ़ ही हूँ, लेकिन इनके साथ में काम करना है, स्टिल आपको वो सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं और ओवरसाइट आपके ऊपर होती है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं शॉर्टकट्स लिए तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चनिंग झेलनी पड़े अथॉरिटीज़ से। तो ये चीज़ कई बार न्यू कमर्स को नहीं होती और वो बड़े हैरान होते हैं कि यार हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर है। एक और फ़नी चीज़ यहाँ पे जो न्यू कमर्स को नहीं पता होती कि कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर जो है वो ये फ्रेंडली नेशंस हैं, तो इनका जो बॉर्डर है वो हमारे ना इंडिया के टोल टैक्स जैसा दिखता होता है। उनके बैरियर्स लगे होते हैं, उनके कैमरास लगे होते हैं। तो जब आप जाते हो तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद में आप यू टर्न नहीं मार सकते हो अनलेस आप बॉर्डर पे पहुंच जाओ। तो अगर आप बॉर्डर की तरफ चल पड़े हो और आपको दिख गया यूएस बॉर्डर का साइन, तो मान के चलिए कि आपको जितनी जल्दी, अगर आपके पास में आपका पासपोर्ट नहीं है या आपका वीज़ा नहीं है आपके पासपोर्ट पे, तो मान के चलिए कि भाई आप जल्दी से जल्दी जितना कहीं से आप वापस आ सकते हो आ जाओ, क्योंकि अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है या ऑथराइजेशन नहीं है अमेरिका जाने की, तो चांसेस आर वो लोग आपको वहीं पकड़ के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनिंग होती है। और मेरे एक जानकार के साथ तो ऐसा हुआ था कि वो लास्ट एग्ज़िट भूल गया था और वो यूएस की तरफ गया था, तो उसको उसकी फैमिली को उतार के उन्होंने लगभग 6-6.5 घंटे क्वेश्चनिंग की थी। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हो जाता है, जो नया बंदा होता है उसको नहीं पता होता। सो ये मान के चलिए कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना अगर आप न्यू कमर हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता था कि ये चीज़ें आपसे शेयर करूं जो कई बार काम आती हैं कनाडा में। एक और चीज़ मेरे को फ़नी लगती है, अभी भी कई लोग इंडिया से आते हैं तो अपने मसाले या कोई छोटे प्रेशर कुकर वगैरह लेके आते हैं। यार वो टाइम नहीं है कनाडा में। अब मतलब यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं ईज़िली। आप किसी भी बड़ी सिटी के पास हो, अगर आप 100-150 किलोमीटर में भी सिटी के पास रह रहे हो, तो आपको बस एक बार जाना होता है वहाँ पे और आपको ये छोटी मोटी चीज़ें, चाहे फ्राइंग पैन्स हैं, चाहे प्रेशर कुकर्स हैं, चाहे चकला बेलना है, ये सब मिलता होता है। तो ये कई लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी। एक और चीज़ कई लोगों को, न्यू कमर्स को नहीं पता होती कि यहाँ पर जो कपड़े हैं, जूते हैं या फैशन का सामान है, वो लगभग एक सीज़न पहले आता है। मान लीजिए मतलब सर्दी हमारी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, तो उसका सामान जो है यहाँ पे जुलाई अगस्त में लगना शुरू हो जाता है और तब जो है काफ़ी सारे साइजेस, कलर्स पहले ही लोग ले चुके होते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको ठंड लग रही है, आप खड़े पैर जाते हो, आपने जैकेट ले ली, स्वेटर ले लिया या ग्लव्स ले लिए। यहाँ पर यूजुअली एक सीज़न पहले सामान लग जाता है, सो आपको जो कुछ चाहिए वो एक सीज़न पहले ही आप ले सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलूँगा, दोबारा आपसे कोई नई चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक मेरे चैनल को आप ज़रूर प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर।